से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन चैप्टर इन वन शॉट। और हम ये सारे चैप्टर्स के लिए करेंगे और मैं पहले से नोट्स लिख के आया होगा, इसके लिए वजह से अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उसमें सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये नोट्स को रेफर करना है और बार बार पढ़ना है। 2-3 बार, मतलब कम से कम 2-3 बार तो ये नोट्स पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। मतलब एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी डीप में अंडरस्टैंड हो जाएगी आपको। उसके बाद मैं इसी वीडियो के नीचे एक ड्राइव का लिंक दूंगा। उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली उतने क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व कर लेने। आपका चैप्टर के ऊपर पूरी कमांड आ जाएगी इसके बाद। तो शुरू करते हैं अभी। पहले देखो, ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है हमारे लिए। हम जो भी खाना खाते हैं उसको है ना, हम पहले तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में, डाइजेशन से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हमें क्या करते हैं, हम सिंपल मॉलिक्यूल्स हमें क्यों खाना चाहिए होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो सिंपल मॉलिक्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, उसके लिए हमें लगता क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलता है, ब्रीदिंग से। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं और जब एनर्जी यूज हो जाती है और जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होती है, रिएक्शन जो भी होती है, उससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, पॉइजनस होता है, तो उसको भी बाहर निकालना होता है। उसके लिए हमें क्या लगता है, ब्रीदिंग लगती है। तो एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन इनटेक लगता है, उसके लिए ब्रीदिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ होता है उसको बाहर निकालने के लिए भी हमें लगता है, वो पॉइजनस होता है, इसके लिए उसे भी बाहर निकालने के लिए हमें ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है। तो ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना, इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। देखिए अभी कॉमनली रेस्पिरेशन, ये एनसीईआरटी का है। ब्रीदिंग का मतलब हम कहते हैं रेस्पिरेशन, लेकिन नहीं, ब्रीदिंग को डायरेक्टली ऐसा लाइन आ गया कि ब्रीदिंग इज नोन एज रेस्पिरेशन, ट्रू या फॉल्स, तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन है। ब्रीदिंग इक्वल्स टू इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या, हवा अंदर लेना, और एक्सपिरेशन मतलब छोड़ देना जो पिछले हमारे प्रोड्यूस हुए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसका। तो इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, देखो हम जब इंस्पायर करते हैं तो हमारी छाती ऊपर आती है थोड़ी सी, तो उसका क्या अर्थ होता है, तो उसको जब प्रोड्यूस, मतलब वो वॉल्यूम बढ़ाता है थोरेसिक कैविटी का, मतलब जो जो होता है लंग्स और ये सब ऊपर आते हैं उसके रिब्स वगैरह, उसके लिए क्या लगता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। मतलब एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी लगती है उसके लिए, एक्टिव प्रोसेस होता है तो क्या लगता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। और इसको कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड लगते हैं हमारे इंस्पिरेशन को। एक रेस्पिरेशन को हमें कितना टाइम लगता है, टोटल 5 सेकेंड। तो 2 सेकेंड किसको लगते हैं, इंस्पिरेशन को। और इंस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है, और उसमें क्या लगता है, एनर्जी लगती है। एक्सपायर, जब हम हवा छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा देखो लंग्स, मतलब वो रिब्स वगैरह जो भी होते हैं हमारे, सब जो जो होते हैं रिब्स, टर्नम वगैरह, हम आगे देखेंगे, वो सब नीचे जाते हैं, और नीचे जाते वक्त मतलब हवा बाहर आ जाती है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, उसको एनर्जी ही नहीं लगती, वो पैसिव रहता है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। और उसको कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड लगते हैं। अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। सिर्फ ह्यूमन में नहीं, सभी में होता है ना ब्रीदिंग सभी में होता है। तो अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड ऑन, मतलब जो मैकेनिज्म ब्रीदिंग का है वो मतलब छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में और बड़े ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहेगा। तो कैसे डिपेंड होता है, देखो हैबिटेट, मतलब इंसान अभी हम है, हम कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं तो हम नाक से लेते हैं। अभी फिशेस वगैरह रहते हैं, वो किस कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनका गिल्स से रिस्पिरेशन होता है। वो क्या होता है, फिर हैबिटेट पे डिपेंड करता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हम पॉरीफेरा वगैरह थे तो उनमें तो वो छोटे सेल होते हैं, कम रहता है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, तो वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, वो बॉडी सरफेस से करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं हम कौन कैसे करता है। देखो एनिमल ऑर्गन देखते हैं अभी, फिर हम एक एनिमल उसका ऑर्गन देखेंगे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जैसे स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म मतलब ही प्लेटी एलिमेंटस, ये आपने एनिमल किंगडम में देखा है।
बॉडी बॉडी से करते हैं, बॉडी सरफेस मतलब अपनी स्किन जैसी होते हैं वैसे उनमें स्किन रहते हैं, उसमें पोर्स रहते हैं वगैरह, मतलब स्पॉन्जेस में पोर्स रहते हैं, लेकिन उसी से वो सिंपल डिफ्यूजन मतलब आसानी से एयर एक्सचेंज करते हैं, मतलब इंस्पायर एक्सपायर मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, वो बॉडी सरफेस ही करते हैं। आगे होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म देखो ये ना एनिमल किंगडम से देखो, मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म हो गया। तो अभी एनेलिडा, एनेलिडा में क्या अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल, मतलब वो भी बॉडी सरफेस से ही करता है, लेकिन उसका क्यूटिकल रहता है बाहर का, वो कैसा रहता है? मॉइस्ट रहता है, वो गीला हुआ होता है और उससे करता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल। आगे क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन सा रहता है? अर्थ्रोपोडा, तो उससे याद रखो इंसेक्ट। लेकिन अर्थ्रोपोडा में भी टाइप्स रहते हैं, इसके लिए हमें क्या रखना है? यहाँ पर सिर्फ इंसेक्ट याद रखना है, इसमें सिर्फ अर्थवर्म याद रखना है। लेकिन वो आप ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रखो, मतलब पहले हमने किसका देखा था, फिर उस किसका देखा था, किंगडम के अनुसार याद रखो। किंगडम बोल रहा मैं, फाइलम के अनुसार याद रखो। देखो फिर अभी इंसेक्ट। इंसेक्ट्स किससे करते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, मतलब क्या? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। फंक्शन ट्रांसपोर्ट एयर, मतलब वो उसमें क्या रहता है? ऐसे ट्यूब्स रहते हैं और वो जाते हैं सेल के पास और उससे CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं उस सेल को, और इसको क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। और वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट एयर। देखो मैंने कहा तो दूसरे दूसरे ये भी रहते हैं, मतलब ये क्या हुआ? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स कॉमा मोलस्का, ये पानी में रहते हैं, तो ये किससे करते हैं? गिल्स से। गिल्स को क्या कहते हैं? ये देखो हमें ये बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। देखो तो क्या होता है? गिल्स और लंग्स में कंफ्यूजन होता है। तो गिल्स क्या है अपना? गिल्स से स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर कहते हैं उसे। क्या? स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर। और लंग्स को क्या कहते हैं? वस्कुलराइज्ड बैग्स। बैग ऐसा याद रखो, लंग का मतलब बैग, थैले जैसा रहता है ना अपना लंग, तो बैग, वस्कुलराइज्ड बैग। टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब रेप्टाइल, मैमल, बर्ड्स जो हम रहते हैं सारे वर्टिब्रेट्स वाले, वो कैसे करते हैं? वस्कुलराइज्ड बैग्स मतलब लंग्स से। और फिशेस जो रहते हैं वो किस में रहते हैं? पानी में, तो वो भी किससे करते हैं? गिल्स से। तो अभी हम देखते हैं एम्फीबियन में क्या? फ्रॉग। फ्रॉग एक अलग ही रहता है। फ्रॉग क्या होता है? वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, इसके लिए उसमें बहुत टाइप से रेस्पिरेशन होता है। देखो मतलब 4 टाइप से रेस्पिरेशन होता है, तीन टाइप से रेस्पिरेशन होता है, सॉरी 3 टाइप से रेस्पिरेशन होता है, लेकिन वो भी कहाँ पे है उसके अनुसार डिपेंड करता है। मतलब देखो अभी जब वाटर में होता है ना फ्रॉग, जब पानी में होता है वो, तो क्या होता है? वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, और स्किन से रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से जब होता है तब क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब लैंड पे रहता है वो हवा में अपने जैसा रहता है, तब वो क्या करता है? स्किन से भी करता है, लंग्स से भी करता है और बकल कैविटी से भी करता है, मतलब वो तीनों से करता है, स्किन, लंग्स और बकल कैविटी। और जो लंग से रेस्पिरेशन रहता है उसको क्या कहते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन। हम भी क्या करते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन। हम भी तो लंग्स से करते हैं, मतलब क्या करते हैं? हम भी पल्मनरी रेस्पिरेशन। देखो मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ही रहते हैं जिनमें प्रॉपर वेल डेवलप रहता है मैमल्स, जिनमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है। देखो अब हम देखते हैं कि पाथ क्या होता है। हम जब रेस्पिरेशन शुरू करते हैं, मतलब ब्रीदिंग जब हम करते हैं, तो एयर कैसे फ्लो रहती है। एयर कैसे हमारी जाती रहती है। तो देखो पहले क्या होता है? हम जो नाक रहता है, वो जो हमारे वो छेद रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। उधर से अंदर हवा जाती है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से हमारे अंदर हवा जाती है। वो जो हमारे मतलब ऊपर जो रहता है वो मतलब माथे के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज तो उधर से कहा जाती है नेजल चेम्बर में जाती है। कहा जाती है नेजल चेम्बर में। फिर कहा जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब हम जो खाते हैं वो, और जो हम सांस ले रहे वो हवा, हवा और खाना एक साथ नीचे जाते। कैसे जाते हैं? एक साथ नीचे जाते हैं। फिर वो कहाँ से? वो जो पाइप रहता है हमारा जिसके जो साथ में लेके जा रहा है उसे क्या कहते हैं हम?
फेरिंग्स, क्या कहते हैं हम उसे? फेरिंग्स। और अब फेरिंग्स से आगे कहा जाता है लैरिंग्स में, फेरिंग्स से आगे कहा जाता है लैरिंग्स में, फेरिंग्स से आगे जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या रहता है? लैरिंग्स एक कार्टिलेजियस बॉक्स रहता है, उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। कार्टिलेजियस बॉक्स रहता है, साउंड प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। वो क्या होता है? साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसके लिए, वजह से उसे वो कार्टिलेजियस बॉक्स रहता है जो साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और लैरिंग्स से आगे कहा जाता है ट्रकिया में, ट्रकिया में। ट्रकिया कहाँ तक जाता है? ट्रकिया नीचे जाता है T5 तक, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। हमारे वर्टिब्रा जो रहते हैं डिवाइड किए होते हैं, उसके तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाता है ट्रकिया। ट्रकिया फिर दो इसमें डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी में। तो वो जो डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी में, फिर आगे जाता है वो राइट ब्रोंकी भी आगे जाती है, लेफ्ट ब्रोंकी भी जाती है, फिर वो डिवाइड हो जाती है वापस सेकेंडरी ब्रोंकी। मतलब वो ऐसे आ रहे होते हैं, ऐसे आ रहे होते हैं, तो वो भी आगे डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये इधर ऐसे, मतलब ये फिर क्या होगा? सेकेंडरी ब्रोंकी हो गई। ये एक सेकेंडरी ब्रोंकी, ये एक सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकी भी जाती है आगे, और फिर वो भी डिवाइड हो जाती है। तो फिर ये एक टर्शरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी। फिर वो आगे जाके क्या बनाते हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जाते हैं, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी डिवाइड होते जाते हैं, और फिर वो क्या बनाते हैं? आखिर में जो होते हैं उन्हें कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। किसी भी चीज को आखिर में क्या बोल देते हैं? टर्मिनल, लास्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या रहता है? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई रहता है, फिर एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स रहते हैं, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट्स रहते हैं। एल्वियोलाई कैसा रहता है? वेरी थीन, उसकी जो ये रहती है अपना मेम्ब्रेन, वो काफी थीन रहती है, वो इरेगुलरली वॉल्ड रहता है। मतलब ये ऐसा 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 रहता है, ये ऐसा, मतलब ये कैसी हो गई? इरेगुलर वॉल होती है, वेरी थीन रहती है, और वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है? वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो थैले जैसा लग रहा है आपको ये अंदर से, तो ये हो रहा है वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। और फेरिंग्स और फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स को क्या कहते हैं? अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। तो फेरिंग्स क्या रहता है? अपना खाना और हवा दोनों एक साथ लेके जा रहा होता है वो। तो फिर वो खाना और हवा एक साथ जा रहा है, तो उन्हें तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो ग्लॉटिस रहता है अपना, मतलब लैरिंग्स का ऊपर का पार्ट, उसमें सिर्फ हवा जाए, इसके वजह उसके लिए क्या रहता है? इपीग्लॉटिस। जो इपी मतलब क्या रहता है? ऊपर का कवर करना। इपी मतलब हमेशा ऊपर वाला रहता है, तो इपीग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के ऊपर वाला। वो क्या रहता है? थीन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप। थीन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप मतलब वो भी कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप रहता है। फ्लैप मतलब ऐसा रहता है जो इस ग्लॉटिस में एंट्री को प्रिवेंट करता है, इधर ऐसा रहता है। वो फ्लैप रहता है, इलास्टिक कार्टिलेज का रहता है, और वो क्या करता है? फूड को आने नहीं देता लैरिंग्स में। मतलब खाना है वो लैरिंग्स में ना आए, इसको वो देखता है। इधर हम देखते, देखो ये है ना इपीग्लॉटिस, ये रहता है, फिर ये लैरिंग्स रहता है इधर, फिर वो आगे ट्रकिया में जाता है। ये देखो ट्रकिया इधर दो साइड में डिवाइड हो जाता है, किसमें? T5 पोजीशन में। T5 मतलब इसके पीछे क्या रहता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा रहता है, उसमें ये दो इसमें डिवाइड हो जाता है, और फिर ये बनाता है ब्रोंकस। क्या बनाता है? प्राइमरी ब्रोंकस। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाता है और दो इसमें डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है? दो इसमें। तो फिर ये जो आगे वाले बनाए हुए होते हैं वो क्या रहता है? सेकेंडरी ब्रोंकस रहते हैं। ये वाले क्या रहते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकस रहते हैं। फिर वो भी आगे जाते हैं और वो भी डिवाइड होते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं? टर्शरी ब्रोंकस। क्या बनाते हैं? टर्शरी ब्रोंकस। तो टर्शरी ब्रोंकस बनता है, फिर टर्शरी ब्रोंकस से आगे जाता है, वो क्या बनाते हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाते हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो आगे जाके वो ब्रोंक्यूल्स भी दो इसमें डिवाइड हो जाते हैं, और फाइनली बनाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से निकलते हैं एल्वियोलर डक्ट। ये देखो ये एल्वियोलर डक्ट रहते हैं,
और एल्वियोलर डक्ट का इसमें जाते हैं एल्वियोलाई में जाते हैं। किस में जाते हैं? एल्वियोलाई में जाते हैं। और यहाँ पे दो लंग्स रहते हैं हमारे, राइट लंग और लेफ्ट लंग। देखो ट्रकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या रहता है? सपोर्ट किया हुआ होता है किससे? इनकम्प्लीट, याद रखना कैसे? इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स, मतलब वो जो ऐसे ऐसे कवर किया होता है कार्टिलेजियस रिंग्स से, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा कार्टिलेजियस रिंग्स रहते हैं। कौन से कार्टिलेज के? हाईलाइन कार्टिलेज के रिंग्स रहते हैं, वो कवर करते हैं। फिर वो जाते हैं, वो कहां से कहां तक? ट्रकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। याद रखना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को एब्सेंट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एब्सेंट रहते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स, उनमें प्रेजेंट नहीं रहते। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एमसीक्यू में आता है, हमारे नीट में काफी बार आ चुका है। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या रहता है? कंडक्टिंग पार्ट रहता है। कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या? जो कंडक्ट कराता है, मतलब हवा अपने नाक से वो अपने ट्रकिया के थ्रू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक लेके जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक लेके जाता है। तो इस ये क्या करता है? एयर कंडक्ट करता है। तो इसका पहला फंक्शन तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, मतलब हवा को वो लेके जाता है, एयर को, जो एटमॉस्फेयर की एयर होता है उसको एल्वियोलाई तक लेके जाना, मतलब एयर को कंडक्ट कर रहे हैं। ये तो उसका पहला पार्ट, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। दूसरा उसका फंक्शन क्या रहता है? क्लियरिंग फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब जो फॉरेन के पार्टिकल्स, मतलब जो डस्ट या फिर वो से डस्ट वगैरह पार्टिकल्स रहते हैं, वो हमारे अगर नाक से हमने एयर ले ली अंदर, तो उसे बाहर निकाल देना, मतलब एयर जो अंदर जा रही है वो अच्छे से जाए, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं हो। अगर कोई पार्टिकल, समझ लो ये सब इतना सारा नहीं होता, हमें लग रहा है कि इतना सब सीधा एल्वियोलाई में एयर जानी चाहिए, लेकिन वो अगर उसमें समझ लो कोई डस्ट पार्टिकल रहता है और वो सीधा एल्वियोलाई में चले जाए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा? एल्वियोलाई को इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा उसका। इसलिए क्या होता है? क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब वो जो पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं वो सबको निकाल देना। थर्ड क्या है? ह्यूमिडिफाई। ह्यूमिडिफाई मतलब क्या होता है? देखो बॉम्बे वगैरह की साइड हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिड 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 एयर रहती है। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? हवा जो रहती है हमारे उसमें पानी, मॉइस्चर रहता है। तो वो जो हवा एयर रहेगी उसे ह्यूमिडिफाई करके लेके जाते हैं। नॉर्मल एयर होगी वो रफ रहती है थोड़ी सी, अगर ह्यूमिडिफाई हो गई तो उसमें वाटर पार्टिकल्स रहेंगे, तो वो इतना ज़्यादा ये नहीं करेगी अपने एल्वियोलाई को स्ट्रक्चर को, अपने एल्वियोलाई का जो सेल को मेम्ब्रेन रहता है उसमें। उसके बाद क्या रहता है? एयर टू बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो बॉडी, देखो बाहर का तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वो हवा का भी टेम्परेचर कुछ भी होगा तो, लेकिन अगर ये पार्ट जो होता है वो क्या करता है? एयर टू बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो हवा जा रही है उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार जाना चाहिए। अगर समझ लो बहुत ठंडी हवा रहे बाहर की और वो डायरेक्ट एल्वियोलाई में चली जाए तो क्या होगा? वो एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाएगा वापस उससे, उसका टेम्परेचर, एल्वियोलाई का टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, वो नहीं चलेगा लेकिन हमारे हमको तो। इसलिए ये क्या करता है? एयर को बॉडी टेम्परेचर के अनुसार लेके जाता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर पे एयर जाएगी, फिर वो एल्वियोलाई में जाएगी। और इसके बाद ये क्या रहता है? एल्वियोलाई प्लस इट्स डक्ट्स, मतलब जो एल्वियोलाई और उसके डक्ट है वो क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी ऑब्लिक एक्सचेंज पार्ट, मतलब जो हमारे है ना एल्वियोलाई के नीचे क्या रहता है? ये देखो, ये अगर एल्वियोलाई है तो उसके नीचे ये ब्लड वेसल्स रहती है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है दोनों के बीच। तो देखो एक सेकेंड, अलग अलग पेन से दिखाता हूँ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, ये रहता है हमारा ब्लड वेसल। तो यहां से ब्लड जा रहा होता है, यहां से ऐसे ब्लड जा रहा होता है, ये ब्लड वेसल का मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर रहता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है क्योंकि ये भी इपिथेलियल सेल है और ये भी इपिथेलियल सेल है, तो इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा और ये एल्वियोला रहता है। तो फिर इनके बीच क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड
ऊपर लिया जाता है आंख के बीच से इधर से। तो वो क्या रहता है, एक्सचेंज। हमने देखा था ना, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना मतलब एक्सचेंज करना, अपने वो इसके गैसियस मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर रहा है, तो वो क्या रहता है, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब हमने जो देखा था कि सिंपल डिफ्यूजन होना, तो वो डिफ्यूजन कराता है बिटवीन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, इनके बीच एक्सचेंज कराते। किधर होता है ये एक्चुअल में, एल्वियोला एंड इट्स डक्ट्स के बीच में। इधर देखते हैं, तो इधर देखो, ये जो अपने राइट लंग है इसमें क्या रहता है, इसका भी कवरिंग रहता है। तो क्या होता है, वो कवरिंग क्या करता है, अपना दो टाइप रहता है, प्लूरल कवरिंग कहते हैं उसे हम। क्या कहते हैं, प्लूरल कवरिंग। दो टाइप में डिवाइड रहता है, मतलब इनर पार्ट और आउटर पार्ट। तो इनर पार्ट जो रहता है वो क्या करता है, इनर पार्ट, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, वो क्या करता है, कांटेक्ट में रहता है लंग सरफेस के। किस में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, इनर सरफेस, लंग के सरफेस के कांटेक्ट में रहता है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो रहता है वो क्या करता है, क्लोज कांटेक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग। किस में रहता है, थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहता है। और ये इन दोनों के बीच क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है। वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, लंग सरफेस के फ्रिक्शन को कम कर देता है। देखो अपनी जो लंग रहती है वो कहाँ पे रहती है, देखो ऊपर उसके क्या रहता है, अपना हाथ लगा के देखो लंग्स को। लंग्स को मतलब वो अपने छाती को हाथ लगाओ, तो पहले क्या रहता है, बीच में जो रहता है वो क्या रहता है, स्टर्नम रहता है। जो बीच में रहता है वो स्टर्नम रहता है। मतलब देखो ऐसा जो रहता है वो स्टर्नम रहता है, और फिर ये ऐसी रिब्स जा रही होती है, ये ऐसी क्या जा रही होती है, रिब्स जा रही होती है। तो और मतलब ऊपर से रिब्स रहती है और बीच में स्टर्नम। पीछे से क्या रहता है, पीछे से अपना वर्टिब्रल कॉलम रहता है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और उसको ही ये रिब्स जाके कनेक्ट होती है, रिब्स जाके उसको कनेक्ट होती है स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम तक। तो पीछे से क्या हुआ, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लैटरली मतलब अपने बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ क्या रहता है, रिब्स रहती है। और नीचे के साइड क्या रहता है, डायफ्राम रहता है। डायफ्राम काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक मसल है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन में। ये डोम शेप रहता है। डोम मतलब ये ऐसा, देखो ये ऐसा, ऐसा ही स्ट्रक्चर का रहता है वो हमेशा। ऊपर के साइड में ऐसा 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 रहता है उसका स्ट्रक्चर, ये ऐसा रहता है। तो फिर उसका जो कॉन्वेक्स साइड होता है वो ऊपर के पार्ट की तरफ होता है, तो वो एयर टाइट बनाता है। देखो मतलब, और देखो फिर पीछे से डॉर्सली मतलब पीछे, पीठ की तरफ हमारे क्या रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल मतलब आगे हमारे मुंह के तरफ, उधर क्या रहता है, स्टर्नम। लैटरली मतलब जैसे आधा क्या रहता है, रिब्स। लोअर साइड मतलब नीचे के साइड क्या रहता है, डोम शेप डायफ्राम। मतलब तो ये क्या होगा, पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, पूरा ये थोरैसिक कैविटी मतलब, और ये एयर टाइट हो गया। मतलब हमारा जैसे एयर टाइट डब्बा रहता है, आप स्कूल में लेके जाते होगे या फिर अभी कॉलेज में लेके जाते होगे डब्बा खाने को, तो वो कैसा रहता है, हम ऐसे 4 ये लगा दिए तो वो क्या आता है, एयर टाइट, मतलब हवा भी अंदर बाहर नहीं कर सकती। मतलब तो सिर्फ एक ही उसको ओपनिंग रहती है, वो जो अपना ट्रकिया वाला, तो सिर्फ उधर से हवा अंदर बाहर कर सकती है। बाकी पूरा एयर टाइट है और टाइट स्ट्रक्चर है उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर तो इसके वजह से क्या रहता है, उसके अंदर थोड़ा भी चेंज हुआ, एनी चेंज इन द वॉल्यूम, तो थोड़ा भी वॉल्यूम में चेंज रहा थोरैसिक कैविटी के, तो चेंज इन लंग कैविटी, मतलब पूरा कैविटी में वो ऊपर नीचे होता है। फिर वी कैन नॉट अल्टर लंग वॉल्यूम डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली नहीं हो सकता लंग का वॉल्यूम ऊपर नीचे, वो ट्रकिया के थ्रू एयर जाएगा तभी हो सकता है। तो इसके स्टेप्स देखते हैं अभी हम, रेस्पिरेशन के स्टेप्स कैसे होते हैं। देखो पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग, जो हमारा नॉर्मल
हम ऑक्सीजन मतलब हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होता है हमारा, वो उसी एक्सपायर कर देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है, वो जो हमारा हमने इंस्पायर किया हुआ ऑक्सीजन रहता है वो किधर जाता है, एल्वियोलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहता है, हमारे ब्लड वेसल्स में रहता है। तो डिफ्यूजन से क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन था वो वापस लंग्स मतलब एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आया हुआ है वो कहाँ पे जाता है, ब्लड वेसल्स में, और अपना ये जो रहता है प्रोड्यूस हुआ हुआ, तो ये देखो ये एल्वियोलाई और ये ब्लड वेसल है, तो इधर से ऑक्सीजन अंदर जाएगा ब्लड वेसल्स के, और CO2 एल्वियोलाई में जाएगा, मतलब वापस वो एक्सपायर हो जाने के लिए। तो ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन से क्या होता है, एक्चुअल जो डिफ्यूजन रहता है वो होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन से। तो फिर उसके बाद क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो बाय ब्लड। तो हमने जो ऑक्सीजन अंदर लिया हुआ है तो वो जाता है अपने टिश्यूज की तरफ। क्यों, तो वो अपने को जो सिंपल मॉलिक्यूल्स था उसको ब्रेक डाउन भी करना था, एनर्जी प्रोड्यूस करना था। इसके वजह से क्या रहता है, वो जो ऑक्सीजन हमने लिया हुआ है वो ब्लड के थ्रू किधर जाता है, टिश्यूज की तरफ जाता है। फिर टिश्यूज में मतलब जाता है, फिर टिश्यूज को क्या होता है, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ब्लड से ब्लड हो जाता है उसके और टिश्यूज के बीच क्या रहता है, वापस डिफ्यूजन होता है। तो वहां पर जो रिक्वायर होता है मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड उधर प्रोड्यूस हुआ होता है एनर्जी बनने के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में दिया जाता है। फिर वो वापस ब्लड क्या करता है, वो वापस एल्वियोलाई के तरफ लेके जाता है। अभी जो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया हुआ होता है उसका यूज तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हमने थे उनका भी ब्रेक डाउन होता है, फिर उसमें ATP बनता है। सॉरी, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो मतलब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हमें जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और वो एनर्जी प्रोडक्शन में क्या बोलता है, वो टूट के एनर्जी मिलती है हमें, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में, वापस वो फिर ब्लड में जाता है, फिर वो एल्वियोलाई के पास जाता है, फिर डिफ्यूजन होता है। ऐसे सब स्टेप्स रहते हैं। वो देखते हैं इंस्पिरेशन में क्या होता है। एक्टिव प्रोसेस से हमने देखा था इंस्पिरेशन, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, ऐसे दिखते हैं एनर्जी को, आपने फिजिक्स में देखा होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, और कितने सेकंड का रहता है, 2 सेकंड का रहता है। मूवमेंट ऑफ एयर इज डन बाय प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब जो प्रेशर हमारा मतलब कोई भी चीज अंदर बाहर कब करती है, जब उसमें प्रेशर का डिफरेंस हो। मतलब आसानी से अभी हमने कहा था कि वो एयर टाइट चेम्बर बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे पहले। तो मतलब जब हम रिब्स को ऊपर लेके जाएंगे, स्टर्नम को ऊपर लेके जाएंगे, डायफ्राम रहेगा, वो डोम शेप्ड मतलब ऐसा था जो डोम शेप्ड, उसको फ्लैट कर देंगे हम, वो फ्लैट हो जाएगा। तो उसका भी मतलब उसका जो ऊपर कॉन्वेक्स था वो नॉर्मल फ्लैट हो जाएगा, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रिब्स और स्टर्नम ऊपर जाएंगे तो उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम जब बढ़ता है तब क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तब प्रेशर डिक्रीज होता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तब प्रेशर डिक्रीज होता है। तो प्रेशर एरिया मतलब प्रेशर क्या रहता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर एरिया का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ही वॉल्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई, हाइट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है अपने को, वॉल्यूम मिलता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया मतलब ही वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, फिर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। फिर वो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और हमेशा कोई भी चीज कैसी जाती है, एयर कैसी जाएगी, गोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्यों, हमेशा कोई भी चीज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। तो फिर एयर कहाँ से जाएगी, मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा लंग्स से। लंग्स में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लेस प्रेशर इन लंग्स। तो फिर लंग्स क्या करेगी, पल्मोनरी प्रेशर उसका निगेटिव प्रेशर, निगेटिव मतलब क्या, एटमॉस्फेयर के
कंपेयर में, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में लंग्स में कैसा हो जाएगा, कम प्रेशर हो जाएगा। तो कम प्रेशर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो बाहर की एयर होगी वो लंग्स में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर उसमें निगेटिव प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है तो वो निगेटिव प्रेशर हो जाएगा। तो कैसे होता है वो निगेटिव प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ाने से। वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, मतलब जो डोम शेप था उसका फ्लैट होगा। इसी को क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन को, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। उससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा, अभी ये देखो, डायफ्राम जब फ्लैट हो जाएगा वो कैसा रहता है, डोम शेप, वो फ्लैट हो गया तो इससे मतलब इसमें बढ़ जाएगा वॉल्यूम, ऊपर से मतलब सर से पैर तक वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो कैसा रहता है, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, कई बार पूछते, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से। उसी के साथ साथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या कराते हैं, लिफ्ट्स अप रिब्स, रिब्स जो हमारे सांस अंदर लेते तब ऊपर जाते हैं, और स्टर्नम जो जिसमें रिब्स अटैच रहते हैं वो बीच वाला, वो क्या रहता है, वो दोनों ऊपर जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये कौन से एक्सिस में इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम, डॉर्सो वेंट्रल में। किस में इंक्रीज कर रहे हैं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, मतलब डॉर्सल मतलब पीछे वाला पार्ट और वेंट्रल मतलब आगे वाला पार्ट। तो ये डॉर्सल और वेंट्रल में इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम। तो डॉर्सल और वेंट्रल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो भी इंक्रीज होगा वॉल्यूम। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। किन दो वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब क्या रहता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, और इंटरकोस्टल मतलब मसल बिटवीन रिब्स। रिब्स को क्या कहते हैं, रिब्स का मतलब रहता है कोस्टल, रिब्स को कोस्टल भी कहते हैं। तो इंटरकोस्टल मतलब रिब्स के बीच में से बाहर, बीच में से मसल जो थोड़े बाहर के, वो क्या करते हैं, रिब्स को उठाते हैं, स्टर्नम को उठाते हैं, तो वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में। और अपना डायफ्राम का फ्लैट होता है, वो कैसे इंक्रीज करता है, एंटेरियो पोस्टेरियर में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर ड्यू टू बोथ ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर जो रहता है अपने लंग्स के बीच का वो डिक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो बाहर का एयर होता है वो अंदर आ जाएगा, तो बाहर का एयर अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हमारा हो जाएगा। अभी एक्सपीरेशन के टाइम क्या होता है वो भी देखते हैं। पहले देख लो, एक्सपीरेशन क्या रहता है, पैसिव प्रोसेस रहता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, और ये कितने टाइम का रहता है, 3 सेकेंड का रहता है। इसमें क्या रहता है, एयर कम इनसाइड, अंदर आ गई अपना, तो फिर उसके बाद क्या रहता है, डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स कर जाता है, मतलब वो जो फ्लैट हुआ होता है वो वापस डोम शेप्ड बन जाता है। तो वो वापस डोम शेप बन जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स साइड वापस ऊपर आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसमें कम हो जाएगा, एंटेरियो पोस्टेरियर में वॉल्यूम कम हो जाएगा। अभी इंटरकोस्टल जो मसल थी अपनी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो भी रिलैक्स कर देती है। तो वो क्या करती है, स्टर्नम और रिब्स को नॉर्मल पोजीशन में अपने लेके आती है, वो जो अपलिफ्ट हुए थे उनको वापस नॉर्मल पोजीशन में लेके आती है। तो फिर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, हमने देखा था प्रेशर कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम कम हुआ, मतलब ये देखो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये कम होगा तो ये ऑफकोर्स बढ़ेगा। डिनोमिनेटर कम हुआ है तो अपना उसका इसका प्रोपोर्शन में वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर इंक्रीज हो जाएगा, तो पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, प्रेशर अंदर ज्यादा है बाहर कम, तो क्या होगा, एयर कैसे फ्लो करेगी, जो एल्वियोलाई में अभी तक क्या हुआ होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की एयर आ गई होगी, तो वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सपल्शन ऑफ एयर। तो वो प्रेशर के कारण बाहर निकल जाएगी एयर।
देखो, एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब हमारे कभी कभी क्या रहता है, इंस्पिरेशन को ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, और मतलब डीप इंस्पिरेशन होता है, या फिर कभी हम बड़ा इंस्पायर करते हैं, हम ज्यादा हवा अंदर लेते हैं, तो उसमें क्या लग जाता है, एब्डोमिनल मसल, एडिशनल मसल लगते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं, एब्डोमन में रहता है। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, एब्डोमन में प्रेजेंट रहता है वो मसल। ह्यूमन ब्रेथ रेट, मतलब हम कितनी बार सांस अंदर बाहर करते हैं एक मिनट में, वो कितने बार रहता है हमारा नॉर्मली, जब हम उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम इंस्पायर कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ साथ हम मेरा ब्रीदिंग भी चल रहा है, तो वो कितना रहेगा, 12 to 16। हम जब इंटेंशनली मतलब वॉलेंटरी करते हैं तब अलग रेट रहता है, लेकिन जो नॉर्मली हमारा चल रहा है वो 12 से 16 बार हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं। वॉल्यूम इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, मतलब हम जितना एयर इंस्पायर कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और जितना बाहर छोड़ रहे हैं, वो हम स्पायरोमीटर से गिन सकते हैं। एयर हम कितनी अंदर ले रहे हैं वो गिन सकते हैं, और कितनी बाहर छोड़ रहे हैं वो गिन सकते हैं। इसका मतलब जो एयर हम बाहर छोड़ने, हमने जब सांस छोड़ने के बाद पूरी जो एयर रहेगी उसको हम कहते हैं, वो हम देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसको, रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। अभी आप इतना याद रखना कि रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर बाय स्पायरोमीटर, ये याद रखो। हम आगे देखते हैं वो कैसे होता है। अभी पहले तो हम लंग के कैपेसिटीज को देखते हैं। सॉरी, वो गलती हो गई थी थोड़ा सा लिखने में। ये रहता है टीवी, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में कितना एयर अंदर बाहर करते हैं। तो पहले देखते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, मतलब हम नॉर्मल एक इंस्पायर करते हैं थोड़ा, और नॉर्मल एक्सपायर करते हैं। वो नॉर्मल इंस्पिरेशन में कितना रहता है, टाइडल वॉल्यूम मतलब 500 ml, वो टाइडल वॉल्यूम रहता है। एक मिनट में हम कितने बार इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं, 12 से 16 बार। तो फिर कितना हुआ, 500 ml हर एक इंस्पिरेशन में, तो कितना हो जाएगा, 600 से 800, 6000 से 8000 ml एक मिनट में हम एयर अंदर बाहर करते हैं, तब एक्सपायर या फिर इंस्पायर करते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या, हम जब इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो टाइडल एडिशनल वॉल्यूम, मतलब हम पहले इंस्पायर किया हमने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद वापस कभी कभी हम देखो थोड़ी हवा अंदर लेते हैं, उसके बाद वापस हवा हम अंदर लेते हैं, तो जो टाइडल वॉल्यूम हमने अंदर लिया है, उसके बाद जो एडिशनल वॉल्यूम अंदर लिया है हमने, उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमेशा याद रखना। कई बार आपको लगेगा, मतलब डीप इंस्पिरेशन मतलब ज्यादा इंस्पायर करने पे आपको लगेगा कि जितनी हवा अंदर जाती है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन नहीं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर सॉरी, एडिशनल वॉल्यूम हम जितना अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना रहता है, 2500 से 3000 ml, 2500 to 3000 ml। अभी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम हम जो एक्सपायर करते हैं, मतलब हम जैसे यहाँ पे देखा था कि जो इंस्पायर किया था उसके बाद वैसे ही हम जब एक्सपायर करते हैं तो ज्यादा वॉल्यूम कभी कभी सांस छोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या रहेगा, ये हमारे लंग्स में पहले से ही प्रेजेंट रहता है, मतलब हम ले लेते हैं, मतलब कभी कभी ये छोड़ देते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ज्यादा हवा छोड़ दी तो अगले इंस्पिरेशन में हम उतनी ही ज्यादा हवा अंदर भी ले लेते हैं, और ये हमारे लंग्स में मतलब एल्वियोलाई में स्टोर रहता है। तो ये वो वॉल्यूम है, वो हम वापस कभी जब रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा एक्सपायर करने की तब एक्सपायर कर सकते हैं। ये कितना रहता है, 1000 to 1100 ml, 1000 से 1100 ml रहता है, याद रखना है। ये हमें सारे जो वॉल्यूम बता रहा हूँ ये नीट में 100% आते हैं। एक तो सवाल रहता है ये वॉल्यूम से या फिर कैपेसिटी से, लंग में हम कैपेसिटीज आगे देखेंगे इसके, दोनों में से एक तो सवाल रहता ही है। तो हमको ये वॉल्यूम डाई हार्ट कर देने के पूरे लर्न होने चाहिए, कभी भी रात में सोकर उठ के बोले तो भी आपको बताने आना चाहिए। देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब ज्यादा हवा छोड़ने के बाद भी हमारे
लंग्स में जो वॉल्यूम बचा रहता है उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्यों बचा रहता है हमारे लंग्स में, ये किसके लिए काम होता है, ये क्या करता है, हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, मतलब चिपकने नहीं देता। ये जो एल्वियोलाई है हमारे ऐसे, तो इनके अंदर जो एयर रहती है वो रहती है, या फिर हमारे लंग्स में भी रहती है ये एयर। ये क्या करती है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होने देती है, फिर वो कोलैप्स मतलब ऐसे चिपक नहीं जाते, ये और ये ऐसे चिपक नहीं जाते, ऐसे चिपक नहीं जाते। क्यों, तो उसके अंदर एयर रहती है, वो क्या रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना रहता है, 1100 to 1200 ml। तो अभी देख लो, एक बार आपको वापस लिख के याद करा था। टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था, 11 से 1200। हमेशा याद रखना, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या, अंदर वाला ज्यादा रहेगा बाहर वाले से। तो कितना, 1100 से 1200 रहेगा ये। और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100। तो अभी हम कैपेसिटीज देखते हैं। तो कैपेसिटीज में पहली क्या आती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब जो मैंने कहा था कि एडिशनल वॉल्यूम हम अंदर ले रहे थे, वो क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब जब नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम इंस्पायर करते हैं, तो पहले क्या लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद वो एडिशनल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेते। तो वो जो पूरा इंस्पिरेशन हम ज्यादा ले रहे, उसको क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर वॉल्यूम विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम जितना मतलब डीप, सबसे ज्यादा जितनी एयर इनसाइड ले सकते, उसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सबसे ज्यादा हम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद इतनी हवा ले सकते हैं। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम हम इतना ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं।